अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या किया कि 10 लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी वहां पर 80 में 73 सीटें जीतकर 2014 में एक ऐसा जनादेश दी कि इस देश में हड़कंप मच गया। आज अमित शाह को लेकर और उत्तर प्रदेश से उनकी जो सियासी सफर है, अभी मैं वो वाकया सुनाऊंगा 2012-13 के दौर का, जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में फिसड्डी हुआ करती थी, मगर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी ताकत बनी कि स्पष्ट जनादेश इस देश में 30 सालों बाद मिला। मैं अभी सुनाऊंगा वो तमाम किस्से। उससे पहले बता देता हूं औपचारिकता के लिए कि मेरा नाम है रविकांत और आप देख रहे हैं झकास भारत। फेसबुक पेज देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आता हूं उन बातों पर जिन बातों पर इस देश की सियासी समीकरण 2014 के लोकसभा में बदली। उत्तर प्रदेश कब आए थे अमित शाह? 2012 में बाई इलेक्शन, 2012 में विधानसभा चुनाव में स्पष्ट जनादेश सपा को मिला था और 2009 लोकसभा में बीजेपी को 10 सीटें मिली थी। जी हां, 10 सीटें, और वो 73 सीटें पर कैसे पहुंची, 63 सीटें कैसे बढ़ी? यह स्ट्रैटेजी अमित शाह की थी, यह स्ट्रैटेजी उस हिंदुत्व की थी, यह स्ट्रैटेजी उस संगठन की थी, यह स्ट्रैटेजी नरेंद्र मोदी को लेकर हवा की थी। यह स्ट्रैटेजी कह सकते हैं कि इतने प्रकार से चली कि अमित शाह वहां पर इस देश के सबसे बड़े हीरो बनकर निकले और दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जा पहुंचे और इस देश के गृह मंत्री बने। हम उस सफर की कुछ बिंदुओं पर जाएंगे कि कैसे क्या क्या कुछ हुआ और कैसे परिणाम पहले हुआ करता था। जी हां, 2009 विधानसभा में, 2009 लोकसभा में 10 सीटें वहां पर लोकसभा का बीजेपी जीती थी। 2012 विधानसभा में वहां पर 50 सीटें भी बीजेपी नहीं जीती थी, मगर 2017 विधानसभा में 325 सीटें अपने घटक दल के साथ और 312 तो अकेले बीजेपी जीतती है। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह थे। यानी कि समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक धमक से अगर मैं एक बातें अगर इस लीग से हटकर कहूं तो 2014 लोकसभा में बीजेपी को पूरी सीटें 282 मिली थी, मगर 73 सीटें अगर निकाल दें तो 212 पर 210 भी नहीं पहुंच पाएगी, 209। अगर सोचिए कि अगर 50 सीटें अगर वहां पर मिली होती बीजेपी की, ऐसे वहां पर परफॉर्मेंस 57 सीटें थी जो वाजपेयी सरकार के वक्त आई थी, उसके बाद 29 सीटें हो जाती। 98-99 का मैं दौर का बात कर रहा हूं, फिर ऐसा इतिहास बीजेपी कभी नहीं रच पाई। मगर अगर वहां पर अगर बीजेपी को 73 के जगह पर 63 या 53 अगर मिली होती तो फिर बीजेपी अल्पमत में होती और उसके पास 262 सांसद होते और बीजेपी फुल मेजोरिटी में खुद अपनी काबिलियत से नहीं आती, अपने घटक दल से आती। मगर यह अमित शाह की करिश्माई व्यक्तित्व ही नहीं वहां पर काम आई। अमित शाह की संगठनकर्ता की क्षमता को अगर नहीं मानेंगे तो फिर इस देश की राजनीति को अभी फिलहाल समझने में नाकाम रहेंगे। अभी विपक्षी एकता की खूब बात हो रही है, जिसमें नीतीश कुमार उसके अगुवा बने हैं और लगातार विपक्षी नेताओं को एक कर रहे हैं। यह विपक्ष देश में, लोकतंत्र में विपक्ष के लिए एक स्वस्थ चीज़ें हैं कि नीतीश कुमार जैसे नेता इस देश में विपक्ष के नेतृत्व की ओर एक पहल किए हैं। मगर उससे पहले मैं जाना चाहूँगा, वह कहानियाँ मैं एक बार सुना चुका हूँ और नीतीश कुमार और विपक्ष को लेकर मैं एक बार और सुनाऊंगा, जो बेहतर तरीके से तमाम इस देश में पार्टियों को लेकर। मगर अभी फिलहाल बात कर रहा हूँ अमित शाह। मैं बताऊंगा पिछले लोकसभा की कुछ सीटों को लेकर आंकड़े। तो अभी यह है 2009 लोकसभा में, 2004 लोकसभा की अगर मैं बात कर लूं तो बीजेपी वहां पर 10 जीती थी और सपा वहां पर 35 जीती थी। कांग्रेस और बसपा का स्थिति वहां पर अच्छा था बीजेपी से। मगर 2009 लोकसभा में कांग्रेस 21 सीटें जीती थी, बीजेपी 10 सीटें जीती थी, सपा 23 सीटें जीती थी, बसपा 20 सीटें जीती थी। ये तीनों पार्टियां 20 से प्लस थी या 20 थी, मगर बीजेपी 10 थी। अब सोचिए कि वहां से कैसे हुआ। अब फिर 2009 से 2014 लोकसभा में आते हैं, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर लिपट जाती है, सपा 5 सीटें जीतती है और बसपा का तो खाता भी नहीं खुलता है, जिस पार्टी का 20 सांसद पहले हुआ करता था। 73 सीटें बीजेपी जीतती है, उसमें 71 सीटें उसकी होती है और 2 घटक दलों की। 2019 लोकसभा में पता है सबको कि सपा और बसपा मिलकर लड़ी थी, तो 5 सीटें भतीजा जीतते हैं और 10 सीटें बुआ जीतते हैं, यानी कि 10 सीटें बसपा जीतती है और 5 सीटें अखिलेश यादव जीतते हैं और 1 सीटें पर कांग्रेस। वहीं 65 सीटों पर बीजेपी जीतती है, कांग्रेस वहां पर अभी नहीं जीती थी।
और 1998 और 99 की बात करें तो बता चुका हूं कि 57 सीटें बीजेपी ऐतिहासिक रही थी और 29 सीटें 99 में। अब मैं आता हूं विधानसभा को लेकर 2002 में क्या हुआ करता था विधानसभा की स्थिति, 156 2002 में, और कांग्रेस 25, सपा 143, बसपा 98। 2007 में बीजेपी 51 सीटें और कांग्रेस 22 सीटें, सपा 97 सीटें और बसपा 206 सीटें। उसके बाद 7 से 12 तक मुख्यमंत्री रहते हैं बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती। पहली मुख्यमंत्री हुआ ऐसा होती है जो उत्तर प्रदेश में पूरी मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करती है, नहीं तो कभी वहां पर ऐसा परिस्थिति नहीं हुआ कि 5 साल कंटिन्यू कोई मुख्यमंत्री वहां पर रहा हो। अब मैं बात कर रहा हूं 2017, ऐसा क्या हुआ कि 325 सीटें वहां पर बीजेपी जीत गई। बीजेपी 2012 में आ जाता हूं, 47 सीटें जीती थी बीजेपी, कांग्रेस 28 सीटें और सपा 224 सीटें और बसपा 80 सीटें। अब यहां पर अखिलेश यादव जो दूसरी बार कह सकते हैं दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री हुए जो पूरा कार्यकाल अपना पूरा किए। अब 2017 312 सीटें, 325 सीटें, कांग्रेस का वहां पर कोई अता पता नजर नहीं आया, सपा 47 सीटें, बसपा 19 सीटें और 2022 में 265 सीटों पर बीजेपी आ जाती है अपने घटक दल के साथ और 255 अकेले बीजेपी जीतती है। 60 सीटें वहां पर घटती हुई नजर आई, 60 सीटें साफ तौर पर वहां घटती हुई नजर आई, ये एक माना जा सकता है। योगी आदित्यनाथ 2017 मुख्यमंत्री बनते हैं और उनकी करिश्माई कार्यकलापों के जरिए दोबारा भी सत्ता में आई, जो उत्तर प्रदेश में ऐसा कम हुआ कि एक टर्म पूरा करके कोई मुख्यमंत्री दूसरा बार पूरा टर्म करता हुआ दिखे। कांग्रेस 2 ही सीटें पर लिपट गई, मगर सपा एक बहुत बड़ी जनाधार लेकर उभरी और एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसका कह सकते हैं कि विपक्ष बनकर उभरी। 111 सीटें वहां पर जीतने में कामयाब रही। बसपा का वोटिंग और परसेंटेज रहा मगर 1 ही सीटें जीत पाई। कांग्रेस उससे बेहतर रही कि वहां पर 2 सीटें निकाल पाई और बीजेपी ने तो लगातार 2 जीत हासिल करके अपना एक ऐतिहासिक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड बनाया। अब देखना यह है कि 2027 और 24 में क्या होगा। वहां की राजनीति पर केंद्र की राजनीति की नींव टिकी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर अब वहां पर अमित शाह रणनीति बनाते हुए नहीं नजर आएंगे क्योंकि वह गृह मंत्री हैं, मगर उनका पार्टी में क्या दबदबा है, क्या पकड़ पहुंच है, यह किसी से छिपा नहीं है। मगर फिलहाल यह अमित शाह की ताकत ही कहा जा सकता है कि जिस अमित शाह को 2010 के समय में वह जेल में बंद थे, उसके बाद निकलने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का कमान मिलता है, इंचार्ज बनाया जाता है उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, और बीजेपी में करिश्माई नेतृत्व बनकर उभरते हैं अमित शाह और सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं बीजेपी की, और बीजेपी को दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बनाने में उनकी बहुत ही महती भूमिका कही जाती है। मोटा भाई के नाम से मशहूर और राजनीतिक चाणक्य पंडित कहे जाने वाले अमित शाह, अलग अलग किताबें उन पर छप रही है और निकल रही है, मगर वह उत्तर प्रदेश राज्य ही था जहां पर अमित शाह ने कार्य करके यह बतला दिया कि वह क्या चीज़ है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी किसी से छिपी नहीं है, यह 40 साल पुरानी जोड़ी है और कहा यह जाता है कि 90-92 के समय में जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी एक साथ रेस्टोरेंटों में डिनर कर रहे होते थे तो अमित शाह यह खुलेआम कहा करते थे कि नरेंद्र भाई आप एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, और 2014 में यह सपना पूरा होता है। दोनों दोस्त बीजेपी पर ही कब्जा नहीं करते हैं, इस देश के तमाम छोटे छोटे राज्यों में भी कितना प्रभाव डालते हैं कि वहाँ पर सरकारें बीजेपी की दर्जन भर राज्यों में सरकारें आसानी से बन जाती है, और जहाँ पर नहीं बनती है कहा यह जाता है कि विधायक उनसे इम्प्रेस होते हैं या किसी न किसी प्रकार से उनसे पार्टियां अलायंस करती है और बीजेपी की सरकार बनती है। अमित शाह की धमक ही है इस देश में कि उनके जाने भर से किसी स्टेट में एक हड़कंप समझ जाता है। अभी बिहार में भी आने वाले हैं, पूर्णिया में, वहाँ को लेकर भी कई खबरें चला चुका हूँ और वहाँ के लेकर भी कई खबरें आ चुकी है। हम लगातार सियासत से लेकर अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर हम लगातार झकास भारत पर आ रहे हैं। फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर भी हम लाएंगे कि कौन कौन से स्टेट में किस किस पार्टियों की पकड़ है और कौन कौन से लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारेंगे या फिर क्या कुछ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत, तो देखते रहिए, और फॉलो नहीं किए होंगे फेसबुक पेज पर तो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आप तक खबरें जाते रहे। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी खबरें हैं, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।